हेलो जय हिंद दोस्तों। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए बिहार एसएससी पीवाईक्यू का सीरीज दूसरे दिन लेकर आया हूँ। इसमें आपको 25 प्रश्नों का कलेक्शन देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ कुछ एक्सप्लेनेशन मैं दूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न देखिएगा, भारत में श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को कहा जाता है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। किससे है? दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? तो 1970 में किया गया था। ठीक है। और श्वेत क्रांति का जनक के साथ साथ डॉक्टर वर्गीज कुरियन को भारत में मिल्क मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ठीक है। इसके साथ हम देख लेते हैं एक हरित क्रांति। हरित क्रांति की शुरुआत भारत में कब हुई थी? 1966-67। हरित क्रांति शब्द किसने दिया था? तो विलियम गॉड ने दिया था। किसने दिया था? विलियम गॉड ने दिया था। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगर विश्व में बोल दे कि हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। ठीक है। और हरित क्रांति किससे संबंधित है? खाद्यान्न उत्पादन से। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बर्ड फ्लू वायरस, जिसे एवियन फ्लू वायरस भी कहा जाता है? तो बर्ड फ्लू के लिए याद रखिएगा वायरस है H5N1, और एक होता है स्वाइन फ्लू, उसका H1N1 वायरस होता है। ठीक है। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन, मोबाइल सिम कार्ड में सिम का क्या फुल फॉर्म होता है? SIM। सिम कार्ड का होता है सब्सक्राइबर आइडेंटिफिकेशन मॉड्यूल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा भारी पिंड सायंकाल रात्रि में आकाश में सबसे अधिक चमकता है? तो सबसे अधिक चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह किसे कहा था? शुक्र को। इसीलिए सबसे अधिक ये चमकता है। इसके साथ साथ देख लेते हैं कि शुक्र ग्रह के बारे में एक दो पॉइंट। पृथ्वी का सबसे निकट ग्रह पूछेगा एग्जाम में, कौन सा ग्रह है? तो शुक्र ग्रह। बिना उपग्रह वाला ग्रह तो शुक्र के साथ साथ बुध भी है। ठीक है। और शुक्र को पृथ्वी का बहन, पृथ्वी का सौंदर्य देवता, भोर या सांझ का तारा, आपको शुक्र को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं बृहस्पति और मंगल से रिलेट करके। एक पूछता है आपसे कि क्षुद्र ग्रह किसके किसके बीच होता है? तो मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच में क्षुद्र ग्रह पाया जाता है। ठीक है। बृहस्पति ग्रह से एक दो पॉइंट देख लेते हैं कि इसका एक उपग्रह है, और सबसे बड़ा ग्रह हमारा कौन सा है? बृहस्पति। इसी का एक उपग्रह है ज्ञानीमीड। क्या है? ज्ञानीमीड। ये भी सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है। उपग्रह में भी सबसे बड़ा ज्ञानीमीड बृहस्पति का ही उपग्रह है, और सबसे बड़ा उपग्रह भी आपका बृहस्पति का है। ठीक है। एक देखिए ऑप्शन है आपका शनि। शनि ग्रह वर्तमान में सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह है। सबसे ज्यादा उपग्रहों वाला ग्रह किसी कौन सा है? शनि है। और ये दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। ठीक है। शनि का एक उपग्रह का नाम याद रखिएगा, टाइटन। एक ऑप्शन है आपका मंगल। मंगल ग्रह का रंग लाल होता है। मंगल ग्रह के दो उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस। ठीक है। यही मंगल ग्रह के ऊपर में सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया पर्वत पाया जाता है। ठीक है। और इसी मंगल ग्रह पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिपस मेसी भी पाया जाता है। तो इतना सारा पॉइंट याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। समुद्री शीतल पवन बहती है। तो देखिए समुद्री समीर जो है ना, दो चीज इसमें आपसे एग्जाम में पूछता है। समुद्री समीर, समुद्री समीर जो है आपका दिन में चलता है। कब चलता है? दिन में। और नाम है समुद्री समीर, तो किधर से किधर चलेगा? समुद्र से स्थल की ओर। इसी तरह से रिलेट करके याद रखना आपको। समुद्री समीर बोला तो किधर से किधर चलेगा? समुद्र से स्थल। यही एक चीज आता है आपका स्थलीय समीर। क्या आता है क्वेश्चन कि स्थलीय समीर या स्थलीय पवन किधर से किधर चलता है? तो स्थलीय जो है आपका ये रात में चलता है, और नाम है स्थलीय, तो किधर से किधर चलेगा? स्थल से समुद्र। ठीक है। इतना याद रखना है, इससे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यदि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाए तो घड़ी क्या होगी? तो हम लोगों को मालूम है कि ये जैसे ही हम लोग आवर्तकाल का फॉर्मूला देखते हैं, क्या होता है? 2 पाई रूट अंडर L/G, यही होता है। तो यहाँ पे आवर्तकाल जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है √L का, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है √1/G का। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि आवर्तकाल यहाँ पे यदि मान लीजिए बढ़ जाता है, तो हमारा घड़ी क्या होगी? अगर हमारा आवर्तकाल बढ़ गया मीन्स टाइम पीरियड बढ़ गया, तो घड़ी धीरे धीरे चलेगी, धीमा चलेगी, जिसके कारण घड़ी क्या होगा? सुस्त हो जाएगा।
तो जब लोलक को चंद्रमा पर ले जाते हैं तो वहां पे जी का मान क्या होता है, घट जाता है या कम जाता है। तो लोलक को एक कंपन पूरा करने में समय बहुत ज्यादा लग जाता है, क्योंकि हमने अभी देखा कि टाइम पीरियड जो है ये 1/√अंडर जी का है। जैसे ही ये जी घटेगा तो टी क्या होगा, बढ़ेगा, टाइम पीरियड बढ़ जाएगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो जैसे ही जी घटा टाइम पीरियड बढ़ गया, तो टाइम पीरियड बढ़ा तो मतलब घड़ी मेरा क्या होगा, धीमा चलेगा मतलब घड़ी क्या हो जाएगा, सुस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर वही बोला कि एक पेंडुलम से दोलन करने वाली घड़ी को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाएंगे तो जी का मान क्या होता है, घट जाएगा, जी का मान घट जाएगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा और घड़ी क्या होगी, सुस्त हो जाएगी, धीरे धीरे चलने लगी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा प्रभावित होगा। देखिए ये आपको हम लाइट चैप्टर में जो आपको अपवर्तन परावर्तन पढ़ाए हैं उसमें हम बता चुके हैं। और देखिए ये PYQ बिहार SSC में पूछा हुआ। तो हमने क्या बताया था कि जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से होकर गुजरती है तब कौन सा प्रभावित होगा। तो प्रभावित होगा, इसमें आपका याद रखना है कि जैसे ही प्रकाश तरंग वायु से कांच में गया, तो वायु से कांच में गया मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पे अपवर्तन हो रहा है। तो अपवर्तन के केस में हमने आपको क्या बताया था कि आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, आवृत्ति में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ किसे परिवर्तन होता है, आयाम और तरंग दैर्ध्य और उसके वेग में। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, जब प्रकाश की तरंग वायु से कांच से गुजरती है तो कौन सा प्रभावित बोला है, तो जिसमें जिसमें आवृत्ति है वो नहीं होगा, इसमें आवृत्ति है ये ऑप्शन नहीं होगा, इसमें आवृत्ति है नहीं होगा, इसमें आवृत्ति है ये नहीं होगा। आप ऐसे भी छाड़ सकते हैं। यदि आवृत्ति नहीं बदलती है तो कौन सा बदले, सब में आवृत्ति है। देखिए चौथा ऑप्शन तरंगदैर्ध्य और वेग प्रभावित होता है। कोई दिक्कत। तो पिछला सेशन जो हमने आपको बताया उसको जाकर देखिए, इग्नोर नहीं कीजिए, वो सभी PYQ रिलेटेड आपको हॉट टॉपिक दे रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 से यात्रा करता है तथा शेष आधा भाग v2 से यात्रा करता है, तब उस पिंड का औसत वेग क्या होगा। तो आपको ये सीधा एवरेज वाला फॉर्मूला पे याद रखना, 2v1 v2 बाई v1 प्लस v2। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 9 नंबर। एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए किया जाता है। एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के लिए किया जाता है, क्यों, क्योंकि एक्स किरण की तरंगदैर्ध्य तथा क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण की कोटि समान होती है। मीन्स कह रहा है ये कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए क्यों करते हैं, क्योंकि एक्स किरण का जो तरंगदैर्ध्य है और उसके साथ साथ उसके क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी का परिमाण जो है वो इक्वल होता है, समान होता है। इसीलिए हम लोग एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए करते हैं। इसके साथ साथ एक्स रे का उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, तो चिकित्सा में, शल्य चिकित्सा में, CT स्कैन में, इसके साथ साथ हम लोग कहाँ करते हैं, रेडियोग्राफी में। इसके साथ साथ किसी भी धातु को उसकी शुद्धता का पता लगाने में, कोई धातु है उसका शुद्धता का पता लगाने के लिए एक्सरे का प्रयोग किया जाता है। अच्छा एक्सरे आया तो एक्सरे का खोज कौन किया है, रोएंटजन ने किया है। एक्सरे का खोज किसने किया है, रोएंटजन ने किया है। ठीक है, और ये जो भी आपने देखा कि एक्स किरण का उपयोग क्रिस्टल संरचना के अध्ययन के लिए क्यों किया जाता है, क्योंकि एक्स किरण का तरंगदैर्ध्य और क्रिस्टल के अंतर परमाणु की दूरी परिमाण की कोटि समान होती है। पूछ देगा ये किस सिद्धांत पर है, तो याद रखना है विवर्तन के ब्रॉग नियम के सिद्धांत पर। कौन सा, ब्रॉग नियम, ये भी आपको याद रख लेना। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। मनुष्यों के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो मनुष्यों के नेत्र के रेटिना पर प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा बनता है। ठीक है, हमारा जो नेत्र है वो किस चीज के जैसा व्यवहार करता है, तो उत्तल लेंस के जैसा व्यवहार करता है। किसके जैसा, उत्तल लेंस के जैसा ये व्यवहार करता है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, ये रेटिना पर हो गया। प्रतिबिंब पूछता है एग्जाम में कभी क्वेश्चन कि मानव में नेत्र पे प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो ये रेटिना याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सीमेंट के ग्राइंडिंग को प्रक्रम के अंतर्गत क्लिंकर चूर्ण में यदि हम जिप्सम मिला दें तो किसका उद्देश्य क्या होगा। तो आपको हमने एक पीछे वीडियो दिया है सीमेंट से संबंधित, उसमें सुन लीजिएगा कि सीमेंट के प्रमुख संगठन कौन कौन से होते हैं और उसका उपयोग कहाँ करते हैं। तो जिप्सम, जिप्सम का हमने क्या बताया था कि सीमेंट के दर को मंदित करता है। ठीक है, नेक्स्ट इससे सारा जितना भी है चूना, चूना पत्थर, सिलिका, एल्यूमिना, मैग्नीशियम ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड, सारा मैंने आपको बता दिया, वीडियो में जाकर चेक कर लीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव क्या है? तो प्राकृतिक गैस का मुख्य अवयव है मीथेन। ठीक है, एक देख लेते हैं ये ब्यूटेन क्या होता है। सिगरेट के लाइटर में पाया जाता है। सिगरेट के लाइटर में कौन सा अवयव होता है? तो ब्यूटेन। प्राकृतिक गैस में क्या होता है? ये मीथेन हो गया। इसके साथ साथ हाइड्रोजन है, इसे भविष्य का ईंधन कहा जाता है। ठीक है, इसके तीन समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइट्रियम। ट्राइट्रियम जो होता है रेडियो सक्रिय या रेडियो धर्मी होता है। ठीक है, इसमें से हम लोग एक और प्रश्न देख लेते हैं, सीएनजी। सीएनजी में क्या होता है? मीथेन के साथ साथ इथेन होता है। मीथेन के साथ साथ क्या होता है? इथेन होता है। एलपीजी में क्या होता है? तो एलपीजी में आपका ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ठीक है, तो इससे इतना सारा फैक्ट याद रखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 13, पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो पौधे में क्लोरोफिल बनाने के लिए मैग्नीशियम आवश्यक है। तो देखिए, क्लोरोफिल जो होता है ना वो क्लोरोप्लास्ट में पाया जाता है। क्लोरोफिल जो होता है कहाँ पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट में। और एक क्वेश्चन यहाँ ये बनता है कि क्लोरोप्लास्ट के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो मैग्नीज याद रखिए। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के केंद्र में कौन सा तत्व पाया जाता है? मैग्नीज याद रखना है आपको। कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वह तापमान जिस पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट थर्मामीटर की रीडिंग में समान होता है। तो मालूम है सबको, -40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस पे एक आप फॉर्मूला याद रखिएगा, हम बता दे रहे हैं। कन्वर्ट करने एग्जाम में पूछता है, C/5 इज इक्वल टू F-32/9 इज इक्वल टू K-273/5 इज इक्वल टू R/4। ये पूरा स्केल को याद रखना है। किसी से किसी में कन्वर्ट दे देगा, आपको बना लेना है। या सेल्सियस दे दे फारेनहाइट में बोल दे, या फारेनहाइट दे दे सेल्सियस बोल दे, या सेल्सियस दे दे केल्विन बोल दे। तो इस तरह से आप रिलेट कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे एक क्वेश्चन पूछा कि कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब कितने डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट समान होता है? तो -40। और एक क्वेश्चन और बनता है कि कितने डिग्री तापमान पर सेंटीग्रेड और फारेनहाइट का दुगना होता है? तो आपको याद रखना है इसका कितने डिग्री, -160 डिग्री। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में काम करता है? तो आपको मंदक के रूप में इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, भारी जल। देखिए, मंदक जो होता है ना वो न्यूट्रॉन की गति को धीमा कर देता है। ठीक है, तो मंदक के रूप में आपको याद रखना है कौन कौन सा, एक साधारण जल, एक साधारण जल, एक होता है भारी जल जो अभी ऑप्शन में था, और एक होता है ग्रेफाइट। ये मंदक का उदाहरण, तीनों याद रखना है। एक आपका आता है शीतलक, एक क्या आता है? शीतलक। शीतलक क्या होता है ना कि ये नाभिकीय रिएक्टर में जो उत्पन्न उष्मा है उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है। शीतलक क्या करता है? जो नाभिकीय रिएक्टर में उष्मा जो उत्पन्न होती है उससे जो ऊर्जा निकलती है उसको वो अवशोषित कर लेता है। तो शीतलक के रूप में साधारण जल, साधारण जल, भारी जल और एक द्रवित सोडियम का उपयोग करते हैं, या द्रवित सोडियम इसका उदाहरण, द्रवित सोडियम। ठीक है, यहीं पर एक क्वेश्चन और बन जाता है कि नियंत्रक छड़ के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो बोरोन, कैडमियम, ठीक है, सिल्वर, इंडियम, ऐसे जनरली हम लोग जानते हैं किसका, बोरोन और कैडमियम का सीडी। कैडमियम के का उपयोग नियंत्रक छड़ के रूप में किया जाता है। दो हम एक्स्ट्रा बता दे रहे हैं, सिल्वर और इंडियम भी साथ में याद रखिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। देखिए, ये भी प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होगा? तो आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट होगा। प्रकाश संश्लेषण से रिलेटेड हम पीछे वीडियो देखिए दे दिए, उसमें सारा फैक्ट दे दिए, एकदम क्रीम निकाल कर वन लाइनर। इससे बाहर प्रकाश संश्लेषण का क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, तो उसको जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, एस्बेस्टस के कारण होने वाला प्रमुख रोग। तो एस्बेस्टस के कारण कौन सा प्रमुख रोग होता है? एस्फेशमा। कौन सा होता है एस्बेस्टस के कारण प्रमुख रोग? एस्फेशमा। ठीक है, पेचिश से आंत प्रभावित होता है। अगला चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है? इंसुलिन उत्पादित होता है, इंसुलिन उत्पादित होता है किससे? पैनक्रियाज या अग्नाशय से। तो हम लोग जानते हैं कि इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? मधुमेह रोग। अगर बोलेगा इंसुलिन की कमी से कौन सा होता है, यही डायबिटीज या मधुमेह रोग। अधिक से क्या होगा? इंसुलिन की अधिक से हाइपोग्लाइसीमिया नामक रोग होता है।
और ये इंसुलिन का खोज कौन किया था? बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था, बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। ठीक है, अब देखिए, तो इंसुलिन उत्पन्न कहाँ से होता है? पेनक्रियाज या अग्नाशय के द्वारा। तो अग्नाशय के बीटा कोशिका से इंसुलिन नामक हार्मोन स्रावित होता है। अगर पूछे कि ग्लूकॉन अग्नाशय के किस कोशिका से, तो अल्फा कोशिका से। सोमेस्टेटिन ये अग्नाशय के गामा कोशिका द्वारा स्रावित हार्मोन है। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना। और ये आपका अग्नाशय जो है, ये सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि है और दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ठीक है, पीयूष ग्रंथि आप लोगों को मालूम है, इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, मानव शरीर में पैरों की हड्डी, देखिए पैर का हड्डी आपका क्या होगा? फिबुला एवं टिबिया। इसमें एक ऑप्शन है आपका ह्यूमरस एवं उरुअस्थि। ह्यूमरस जो होता है ये ऊपरी भुजा में पाया जाता है। उरु जो है इसे जांग की हड्डी, इसी को ही फीमर कहते हैं। उरु को ही हम फीमर कहते हैं और ये कहाँ पाया जाता है? जांग में पाया जाता है, जांग की हड्डी है। एक आता है आपका पटेला, ये घुटना की हड्डी है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और एक कान का हड्डी आपसे एग्जाम में पूछता है। कान की 3 हड्डी पाई जाती है, MIS, मैलियस, इनकस और स्टेपिस। स्टेपिस जो होता है सबसे छोटी हड्डी होती है, इसको हिंदी में रेकाब कहते हैं। ये NTPC में पूछा है, रेकाब हड्डी कहाँ पाया जाता है? तो आप उसको इंग्लिश ऑप्शन देख लीजिएगा, अगर नहीं समझ में आएगा। इंग्लिश में स्टेपिस कहते हैं, हिंदी में रेकाब कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी का कारण होता है, मतलब विटामिन ए की कमी से क्या होता है? तो विटामिन ए की कमी से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है। ठीक है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस होता है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल है। इसका प्रमुख स्रोत बोलेगा तो क्या है? गाजर हो गया, हरा पत्ता हो गया, ये सारा हो गया। ठीक है, कुछ हम इसमें से देख लेते हैं। जैसे एक पूछता है कि जल में घुलनशील और वसा में घुलनशील, तो जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन सा हो जाएगा? B and C। बाकी A, D, E, K ये सारा हमारा वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, कुछ देख लेते हैं विटामिन A, B, C, D का खोज। विटामिन A+B मतलब विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? तो मैकुलन ने किया था। विटामिन ए और बी का खोज किसने किया था? मैकुलन ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया था? होलकट ने किया था। विटामिन सी का खोज किसने किया था? होलकट ने किया था। अगर बोले विटामिन डी का खोज किसने किया था? तो विटामिन डी का खोज हॉपकिंस ने किया। ठीक है, याद रहेगा, इतना याद रखिएगा इससे फैक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, वायु का वेग संबंधित है किससे? तो ये दाब प्रवणता से। वायु का वेग किससे संबंधित है? दाब प्रवणता से। ये दाब प्रवणता के कारण ही जो होता है ना, देखिएगा चक्रवात या प्रति चक्रवात, चक्रवात एंड प्रति चक्रवात की घटना होती है। ठीक है, दाब प्रवणता से ही चक्रवात प्रति चक्रवात की घटना होती है। और वायु का वेग को मापने के लिए हम लोग एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि बोल दे वायु की गति की दिशा का पता लगाने के लिए विंड मिल का प्रयोग करते हैं। 3 से 4 फैक्ट याद रखिएगा इसे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित करता है। तो मानव शरीर में रक्तचाप को नियंत्रित कौन करता है? अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, रक्तचाप मतलब ब्लड प्रेशर, सॉरी नहीं, रक्तचाप हो गया मतलब जो शरीर में जो ब्लड प्रेशर जो होता है ना, उस चीज से ये संबंधित है। ठीक है, और अधिवृक्क ग्रंथि को मतलब जैसे बोलते हैं ना बीपी बढ़ गया, तो बीपी बढ़ गया तो इसमें अधिवृक्क ग्रंथि से ही ये कंट्रोल होता है, नियंत्रित होता है रक्तचाप। ठीक है, अगला है देखिए थाइमस ग्रंथि। थाइमस ग्रंथि जो होता है ना, ये बुढ़ापा में लुप्त हो जाता है। और ये पूछता है कहाँ रहता है? तो ये उरोस्थि और फेफड़ा के बीच में रहता है, मतलब हम लोग का जो छाती है ना, उसके पास ये थाइमस ग्रंथि पाया जाता है। ठीक है, और ये अधिवृक्क ग्रंथि जिसको एड्रिनल ग्रंथि बोलते हैं, कहाँ पाया जाता है? तो हमारा जो किडनी है, गुर्दा, उसके ऊपर में। ठीक है, और यही अधिवृक्क ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है जिसे हम लोग लड़ो एवं उड़ो हार्मोन कहते हैं। याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, कंप्यूटर में वायरस संबंधित है किससे? तो कंप्यूटर में वायरस संबंधित है प्रोग्राम से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। अधातुएं सामान्यतः विद्युत का कुचालक होती है परंतु ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। क्यों? क्योंकि इसमें शिथिलता बद्ध इलेक्ट्रॉन होते हैं, मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जो होते हैं पार्शियली बहुत ही स्ट्रांगली जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट का संरचना पूछता है कैसा होता है? तो ये षष्ठ फलकीय होता है। कैसा होता है?
षष्ठ फलकीय होता है। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछता है, sp2 होता है संस्करण। ठीक है, ग्रेफाइट का उपयोग हम लोग कहाँ करते हैं, पेंसिल में, इलेक्ट्रोड के निर्माण में। ठीक है, और ये ग्रेफाइट जो है कार्बन का अपरूप है। कार्बन के 3 अपरूप है, हीरा, ग्रेफाइट और बकमिनिस्टर फुलेरिन। ठीक है, तो याद रखिएगा इतना सारा फैक्ट इससे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 और आज का लास्ट क्वेश्चन। वायुमंडल या वातावरण में सर्वाधिक प्रचुर गैस कौन सी है, तो ये नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है कितना 21 या 20.96%, कार्बन डाइऑक्साइड पिछला ही सेशन में देखे थे 0.3% और अन्य गैस है 1%। तो याद रखिएगा, देखिए पिछला भी सेशन में आपको कार्बन डाइऑक्साइड का पीवाईक्यू में पूछा था कितना परसेंट होता है वातावरण में, आज पूछ रहा है नाइट्रोजन का, तो हम तीनों रिकॉल करते चल रहे हैं। तो ये सेशन आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाला 40 से 50 दिन में पूरा साइंस का पीवाईक्यू कवर कर देंगे। उसके साथ साथ उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक हैं आपके एग्जाम में ऑप्शन से, जैसे प्रकाश संश्लेषण, सीमेंट, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, तो हम एक हॉट टॉपिक के रूप में बना दिए, तो उसको जाकर देखिए, नोट डाउन कीजिए और जितना हो सके हमारे इस यूट्यूब चैनल को शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि इसी तरह आपके लिए मैं वीडियो प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, थैंक यू।